धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। G7 की मीटिंग इसलिए छोड़कर भागा अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ताकि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ या यूं कहूं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बिरयानी खिला सके, या उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके, या उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। ये मेरा कहना नहीं है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने इस मुद्दे को इसी ढंग में पेश किया। अभी अलग बात है कि जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो मीडिया को भी इस मुद्दे पर सवाल पूछने चाहिए थे सीधे नरेंद्र मोदी से कि आप क्या कर रहे हो G7 में जाकर, जब G7 से भागकर ट्रंप हमारे दुश्मन देश के फील्ड मार्शल को बैठाकर बिरयानी खिला रहा है। पर क्या यही सच है ट्रंप के G7 से भागने का, या और भी कुछ वजह हैं और उसके लिए जेलेंस्की भी जिम्मेदार है, या उसके लिए हेडलाइंस भी जिम्मेदार है जिनको ट्रंप पिछले कई महीनों से लगातार खुद सेट कर रहा है। इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसके भी कुछ पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी हैं, के जी हैदराबाद के, सीधे अभी वो हॉस्पिटल से ही हैं, भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ने गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले मैडम के हालत के बारे में बताइए। वो आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं, 2 दिन आईसीयू में उनको रहना पड़ा, अभी उनकी तबीयत कैसी है? हमारे जो व्यूवर्स हैं वो सब लोग भी इसको लेकर काफी चिंतित हैं। सब व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। काफी उनमें सुधार हुआ है। आज सुबह में उन्होंने कुछ नाश्ता भी किया, अभी कुछ थोड़ी देर पहले हल्का से एक रोटी और सब्जी भी खाया। और सबसे बढ़िया चीज कि प्लेटलेट काउंट अब 1,20,000 हो गया है और डॉक्टर ने कहा है कि सब चीजें बाकी सारी चीजें ठीक है, अधिक से अधिक कल नहीं तो परसों जरूर डिस्चार्ज कर देंगे। जी चलिए अब हम खबरों की शुरुआत करते हैं। जयराम रमेश का यह कहना है सर कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए G7 की मीटिंग छोड़कर भाग गए ताकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कैबिनेट हॉल में बुलाकर एंटरटेन कर सकें। क्या वाकई में वो इसीलिए भागे? डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आदमी पैसे के हिसाब से और सत्ता के हिसाब से है, बाकी सब के हिसाब से नहीं कर रहा हूं, के बावजूद उनमें बहुत सारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये तानाशाह जिस रूप से बने, चुनाव के द्वारा बने या सत्ता पलट करके बने, इनमें इसकी बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स होती है कि जनता हमें क्या देख रही है, सोच रही है, लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। फोटो में मेरे को पिछली कतार में खड़ा कर दिया। पहले बारे में भी जो G7 में गए थे, जो पिछली बार राष्ट्रपति थे, उन्होंने कुछ वहां पे नखड़ा और हंगामा किया था और ये सब चीजें होती रही हैं। और इस बार की जो बात है जो आपने कहा, उसमें कई कारण हैं। एक तो वो छोटा मोटा कारण है जो आपने कहा और जो कांग्रेस प्रवक्ता ने जो पूछा, सही है, वह भाजपा को जवाब देना चाहिए। 2 मुख्य कारण मैं देखता हूं। एक तो जेलेंस्की का वहां होना, अच्छा, जो कि जेलेंस्की की चाहत, जी जेलेंस्की की चाहत थी और वह उसके साथ यूरोपियन यूनियन के जो मर्क्स आए हुए हैं, ये जर्मनी के जो चांसलर है, ये और दूसरे लोगों की बड़ी इच्छा है कि रूस के ऊपर और प्रतिबंध लगाएं, आर्थिक या जो भी दूसरे तरह के प्रतिबंध है, जिससे अभी ट्रंप नहीं सहमत हो रहे हैं। ट्रंप की चाहत है कि रूस के साथ मिलकर वहां की बातों को, काम को खत्म किया जाए और वहां से धंधा बढ़ाया जाए, चूंकि ये खुद एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं, इसलिए इस चीज को आगे बढ़ाने की इनकी चाहत है। तो एक वह बहुत बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, जो बाकी जगहों पर नहीं दिखाया गया है। और दूसरा, जब ये वहां से चल पड़े तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, मैक्रो ने, कि वो गए हैं और उनको कुछ न कुछ नया डिसीजन लेना है। जो अरब में लड़ाई चल रहा है, नहीं ईरान और इजराइल में जो लड़ाई चल रहा है, तो जाकर उन्होंने कहा कि इन्हें कुछ समझ नहीं, उससे बहुत बड़ी बात है। हालांकि बड़ी बात क्या है यह इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इसके उल्टा उन्होंने यह कहा कि मैं ईरान को 1 दिन का टाइम देता हूं और इस बीच में वह पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो हमें पता है कि उसके जो रिलीजियस सुप्रीमो हैं कहां हैं, कैसे हैं। अभी तक उन्हें खत्म कर दिया गया रहता, उनका कहने का मतलब था, मेरे कहने से रोका गया है और नहीं समर्पण करते हैं तो शायद संभवतः ऐसा लग रहा है कि कल सुबह या कल रात तक से
अमेरिका भी अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप करेगा, उसी तरह से जैसे लोगों ने यमन में किया था। पूरी तरह आर्मी नहीं भेजेंगे, हालांकि पूरे अरब कंट्रीज में इतना बता दूं कि 40,000 सदस्य की इनकी सेनाएं हैं और इनकी एयर बेसेस जो बड़ी जबरदस्त है, जॉर्डन में, सऊदी अरबिया में, साइप्रस में, थोड़ा सा मतलब मेडिटेरियन में चले जाए तो यूएई, कतर वगैरह में, ये सब पूरी की पूरी इनकी मदद कर रहे हैं। कहने के लिए एक लाइन और बता दूं कि जॉर्डन के राजा ने ऐसा कहा है कि इजराइल ने जो आक्रमण कर दिया है ईरान पे गलत किया है। हालांकि जॉर्डन का एयर स्पेस ही नहीं, उसके हवाई जहाज में उड़ के कूद के जो मिसाइल्स या ड्रोन्स आ रहे हैं ईरान की तरफ से, उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका मित्र बेचारा इजराइल, जिसको आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है, उसको ये लोग ही बचा सके। जी, आत्मरक्षा वाले अधिकार पे आगे आऊंगा, लेकिन अभी तक जो आपने बताया उसमें सुनने के बाद मेरे जहन में कुछ सवाल हो रहे हैं। जेलेंस्की अगर ये डिमांड करते, मान लेते हैं फेडरिक मर्ज अगर ये डिमांड करते, या मैक्रो, ये तमाम लोग बैठ के डिमांड करते कि भाई रूस पर और प्रतिबंध लगा दो, तो ये कौन सी बड़ी बात होती? मुझे लगता है कुछ पैसा ज्यादा मांगने लगा है जेलेंस्की, डिमांड ज्यादा करने लगा, इसलिए ट्रंप ने कहा यार इससे जान छुड़ाओ। सोशल मीडिया में ये आ रहा है कि अब जेलेंस्की रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब जेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं, और वह भी $40 बिलियन प्रति साल या प्रति महीना, कुछ ऐसे, देखना पड़ेगा डेटा, मैंने नोट नहीं किया है। तो जो कि भयानक मात्रा में, और इसलिए कि वो अपने सेनाओं को, अपने जो उनके प्रशासक हैं और पुलिस है, उनको पैसा दे सके, खुद भी ऐशो आराम की जिंदगी में जी सके, और उनकी जनता जो है सब लड़ती रहे, मरती रहे। तो नंबर 1 उनका यह डिमांड है। दूसरे, अमेरिका का जो व्यापार है रूस से, वह बढ़ा हुआ है। पूरा का पूरा डेटा हमारे सामने नहीं है, लेकिन वहां से तेल का हो, रेयर अर्थ का हो, यहां तक कि यूक्रेन के अंदर में रेयर अर्थ है, वह तभी अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है जबकि उसकी इजाजत रशिया दे, या रशिया होने दे, क्योंकि 70% से तो अधिक ऑलरेडी कब्जा में हो गया, और लड़ाई होगा तो रेयर अर्थ, जहां कहते हैं कि दुनिया में कुछ चीजें बड़ी फास्ट तरीके से चलती है, वह जैसे कि प्रकाश की गति, लाइट, दूसरा जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तीसरा जो है खुशबू आती है रेयर अर्थ की, तो साम्राज्यवादी देश जिस तरीके से, जिस तेजी से दौड़ते हैं, और उसके हेड हैं आपके ट्रंप जी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक वजह और भी है सर, जिस तरीके से जंग गाजा में शुरू हुई है और अमेरिका ने यूक्रेन से अपने बहुत सारे डिफेंस सिस्टम को निकाला है, और उसका फायदा उठाकर रूस ने ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं। आज भी खबर छपी है कि यूक्रेन में 15 मर गए हैं। तो इसको लेकर ट्रंप घिर सकते थे सवालों में, G7 के अंदर वो तमाम नेता सवाल कर सकते थे ट्रंप से, इसलिए भी ट्रंप ने वहां से निकलना बेहतर समझा। क्या आपको नहीं लगता? ये सवाल बहुत हो रहा था। वैसे आपने बहुत बढ़िया चीज पूछा कि जब हमास और इसके खिलाफ भी लड़ाई हुआ था, उस समय भी और अभी भी रूस को अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं फायदा होता है, और बहुत सारे पेट्रियट और दूसरे तरह के सैम, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल, या जिसको हम एयर डिफेंस के रूप में समझते हैं, उसके जो भी मारने वाले यंत्र थे, उसको उठा के, या जो नए जाने वाले थे, वो सब के सब इजराइल पहुंच गए, और यूक्रेन को मदद मिलना भी कम हो गया। और इसका फायदा ही नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि कीव पर जिस ढंग से, यानी यूक्रेन की राजधानी में 15-16 की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ही मरे हैं, क्योंकि उनके सैन्य ठिकानों पे, और फिर से रूस ने उसके एनर्जी ठिकानों पर आक्रमण शुरू किया है, जिसमें कीव मुख्य रूप से है, उसकी राजधानी मुख्य रूप से है, और कई समय तक पावर आउटेज रहा है, यानी बत्तियां गुल रही है वहां पे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसलिए भी कोशिश थी, दबाव थी G7 के लोगों को कि अमेरिका पर दबाव डालें कि तुम जो रूस के साथ जो गलबहिया करो उसको बंद करो। वैसे इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि G7 जो है जी, पूरे दुनिया के जितने बड़े हत्यारे और खून आते हैं, कहां कैसे लूटे, कैसे कहां बंटवारा हो, इसकी बात करने चाहते हैं। और दूसरे छोटे मोटे देश जो इसके अंदर पूरी तरह नहीं है, उसको ललायत रहते हैं अपनी जनता को दिखाने के लिए। देखिए कि हमारे हाथ मिलाया, चाहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे हो, चाहे हमारे यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, और जितने भी बाकी लोग दौड़ दौड़ के भागते हैं। जेलेंस्की को क्या जरूरत थी वहां जाने की, लेकिन वह भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और बाकी सब जा रहे हैं। जी, चलिए हम प्रस्ताव पे आगे बात करेंगे, लेकिन एक चीज वहां पर उठी सर, और चर्चा हुई कि अब G7 की जगह G8 होना चाहिए, और इसमें चाइना या रूस को भी होना चाहिए। ये बात सीधे की सीधे ट्रंप ने कहा,
मतलब ट्रम्प की इच्छा है, तो वास्तव में कहें कि ग्रेट कहें। ग्रेट मतलब किस रूप में? उसके संस्कृति और उसके जनता के पक्ष में नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बल्कि आर्थिक रूप से क्या उसकी स्थिति है और मिलिट्री रूप से वह कितना पावरफुल है। और इस G7 में यदि कहें चीन और रशिया, यह हालांकि ट्रम्प बड़ा धूर्त आदमी है, चीन को लाने की बात इसलिए कर रहे हैं कि चीन जिस तरीके से पूंजी के क्षेत्र में, एनर्जी के सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, या यहां तक कि मिलिट्री के भी सेक्टर में जिस ढंग से बढ़ रहा है, उससे अमेरिका को बहुत बुरी तरह खतरा है। उसको खतरा बाकी लोगों से कम है। रूस तो कहीं ना कहीं से मिलके, आप देखिए सीरिया पे होता तो हट जाता है। ईरान से भी लग रहा है कि रूस हट रहा है, हालांकि रूस को नहीं हटना चाहिए था। यहाँ पे निश्चित रूप से कदम अपना रखना चाहिए था कि भाई तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। और यहां से जो कहते हैं ना कि बिल्कुल बराबर बराबर का हो जाए, या तो करो या मरो वाली बात। क्या यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूं सर कि G8 के जो फार्मूला ट्रंप ने दिया वो बात सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए ट्रंप ने कहा छोड़ो इस मीटिंग को। यह भी कारण है, कहा ना कि ट्रंप अकेले पड़ रहे हैं तो उनको नाराजगी होती है और इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स है, और छोटे मोटे देश के लोगों के प्रतिनिधित्व को ज्यादा मौका मिल रहा है। उठ के चल दिए कि जो होगा हमारे बिना होगा नहीं, तो समझ रहे हैं। और लेकिन एक चीज और हुआ, एक चीज बता दूं कि आपने G7 की बात की और ट्रंप की बात की। नेटो कहीं ना कहीं से, खासकर जो उसका E3 या E4 है, यानी जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों मिलके, और साथ में इटली आए या ना आए, यदि E4 हो जाता है तो ये लोग मिलके कहीं ना कहीं से यूक्रेन में रशिया को आगे बढ़ने से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लगता है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ना आओगे तभी हम तुम्हारे बदले कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। रशिया ऐसे भी आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। जी, एक चीज और है जिस पर भी दुनिया में काफी बात हो रही है, लेकिन वहां पे बात हो रही है जहां पे लोग बात करना जानते हैं। G7 ने जो प्रस्ताव पास किया, पहले जो प्रस्ताव पास कर रहा था उस पर ट्रंप ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब उसने उसमें लिख दिया कि इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, वो ईरान पे हमले कर सकता है और ईरान इस क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है, तो ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर कर लिए। दो मायने इसके निकलते हैं। एक तो ट्रंप ने G7 को उनकी औकात दिखा दी कि मैं जो चाहता हूं वो करूंगा, और दूसरा ये कि G7 के पास अपना कुछ भी दिमाग दिल नहीं है, ये सब चाबी के गुड्डे हैं बस। G7, नेटो, यूरोपियन यूनियन, ये सब इसीलिए बने हैं। यहां तक कि शुरुआती दौर में जब ये वर्ल्ड बैंक और बाद में IMF वगैरह है, अमेरिकी उसके कंट्रोल में है, UN भी है। हाँ, जहां वोटिंग होती है, कई छोटे मोटे देश आते हैं, 150 160 देश, खासकर पैलेस्टीन के पक्ष में चले आते हैं, कुछ समय के लिए अलग हो जाते हैं, लेकिन बाई लाज देखें तो इसी के कंट्रोल में आते हैं। यूएस इंपेरियलिज्म का दबदबा बहुत ज्यादा है, और जो घट रहा था, बाइडेन की लाइन को याद रखें कि जब लड़ाई शुरू हुई थी और ये पहुंचे थे पोलैंड में, वहां पे जब मीटिंग हुई थी पोलैंड या लिथुआनिया या किसी देश में, इन्होंने कहा था कि जो नेटो की जो एकता है पहले कभी नहीं थी, वह एकता पूरी रूप से आ गई। कहने का मतलब था कि नेटो और यूरोपियन यूनियन फिर से अमेरिकी कंट्रोल में पूरी की पूरी तरह आ गए हैं, और ट्रंप उस इतिहास को बरकरार रखना चाहते हैं, और उनका मागा का यह एक लक्ष्य है। जी, आपने मागा की बात की, आपने इतिहास की बात की, तो आपको एक पोस्ट याद दिलाना चाहता हूं जिसको रीट्वीट किया है ट्रंप ने। इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत हैं, उस बंदे का नाम है माइक हक्काबी। वो एक पोस्ट लिखता है और वो कहता है कि आप तो भगवान के अवतार है, और आप तो ट्रूमैन से भी बड़े नेता हैं, और आपको तो कुछ इतिहास रच देना चाहिए। तो आप जानते हैं ट्रूमैन ने 1945 में कैसे जापान के ऊपर परमाणु चलवा दिया था। तो क्या ये माइक हक्काबी ये कहना चाहता है कि तुम ट्रंप हो और ट्रूमैन को पीछे छोड़कर तुम जो है परमाणु चला दो ईरान में? संभवतः उसी का दिखा रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि परमाणु बॉम्ब ही गिराएं, लेकिन उस तरह की कुछ चीजें करें कि पूरे मिडिल ईस्ट में, अरब कंट्रीज में जो भी एक कांटा फंसा हुआ उनके गले में, उसको निकाल फेंको। और वह ईरान यदि ध्वस्त हो जाता है तो अगले 20-25 वर्ष तक ऐसा कोई सत्ता नहीं बन पाएगा जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ सके, पैलेस्टीन की स्वतंत्रता की बात करे, या अमेरिकी जो वहां पे दबदबा है, उसकी जो हेजेमोनी है, उसको चैलेंज कर सके। और इस चीज को केवल रूस ही नहीं बल्कि चाइना भी समझ रहा है, लेकिन चाइना का एकमात्र एक ही धंधा है, एक ही उसका लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से अमेरिका को हराएंगे। नहीं समझ पा रहा है कि वह ऐसा करने में
नहीं हो सक्षम हो पाएगा, क्योंकि जहां तक एटम बॉम्ब की आपने बात की है तो यह साम्राज्यवाद इस बुरी तरह स्थिति में पहुंच गया है कि भले ही एटम बॉम्ब से पूरी दुनिया की बर्बादी हो जाए लेकिन अपनी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। जी, सवाल ये भी तो पैदा हो रहा है ना सर कि जब इसने परमाणु हथियार बना रखे हैं इजराइल ने, तो ये भी तो अड़ोस पड़ोस के सब देशों के लिए खतरा है। इसके ऊपर सारे देश मिलके क्यों नहीं हमला कर देते हैं इसी परमाणु जो है हथियारों को आधार बनाकर। अब देखिए, परमाणु बम कैसा हो गया कि इसके आधार पे अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, ईरान को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, पाकिस्तान के चीफ की इतनी इज्जत हो रही है। तो ऐसा नहीं कि चीफ में कुछ खास चीज है और उन्होंने हमारे एक दो जहाज को गिरा दिया, कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है, बल्कि यह है कि उनके पास परमाणु बम है और उसको वो लोग उस समय नहीं रोक पाए थे। और दुनिया में और भी कहीं नया परमाणु बम ना बने, लेकिन बिना परमाणु बम के भी आप आंदोलन कर सकते हैं, जीत सकते हैं। और यह जो है कहें तो हथियार के रूप से कमजोर होने के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबानियों ने दिखाया, जो अमेरिका ही ने बनाया हुआ है। और दूसरे तरफ परमाणु बम होने के बावजूद रूस के अगेंस्ट में लड़ाई चल रही है। जी, एक खबर आई है और मुझे लगता है कि उस घटनाक्रम पे जितनी बातें होनी चाहिए वो भी नहीं हुई हैं। रूस के जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेकंड इन कमान है वो पहुंचे हैं उत्तर कोरिया, और किम जोंग उनसे इस दौर में मिल रहे हैं जबकि ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चरम पर है और अमेरिका उसमें एंट्री मारने के लिए फड़फड़ा रहा है। क्या रूस अभी भी, यानी कि पुतिन अभी भी सिर्फ तुर्की उत्तर कोरिया के जरिए कुछ मदद करना चाह रहे हैं ईरान की, या वो मीटिंग ऐसी रूटीन की है इनकी, हम लोग इस दौर में उसे ना जोड़ें ईरान से? नहीं, ऐसे ही संयोगवश जी, करने नॉर्थ कोरिया के टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, ये सब जाएंगे। वह एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वहां के सेना भी गए थे। और दूसरे, किस तरह से, मुझे जो लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, सीरिया से हारने के बाद से, हटने के बाद से ईरान को ये लोग नहीं छोड़ना चाहते। उसमें नॉर्थ कोरिया के लिए भी जरूरी है, रूस के लिए भी जरूरी है, यहां तक कि चीन के लिए भी जरूरी है। चीन का भले 3-4 प्लेन उसके चुपचाप गए हैं, कहने के लिए वह ईस्टर्न यूरोप में जाने वाले थे, लेकिन पहुंचे हैं और लैंड किए हैं ईरान में। और बोइंग 747 यानी मालवाहक का इस्तेमाल किया है, उसका वो वर्षन है। तो मोस्ट प्रोबेबली आर्म सबमिशन ले जा रहे हैं, खुलेआम नहीं आ रहे हैं। खुलेआम आने में भले डर लग रहा है, जो भी रहा हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया इसमें बड़े स्वतंत्र रूप से और इंडिपेंडेंट रूप से, यानी किम जोंग को सलामी देनी होगी और वह रशिया के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह के, अभी जो कल परसों से आ रहा, सुबह में भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है नॉर्थ कोरिया ने, जिसको ईरान के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने में असमर्थता दिखाई है, नहीं हो पाए हैं। तो हो सकता है वो वर्षन वहां से सीधे के सीधे बना के आ रहा हो, आके जुड़ रहा हो। तो बहुत सारे तारे जुड़ी हुई हैं, हमें सामने नहीं है, लेकिन आपने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल सही है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज सुबह जो फतेह का इस्तेमाल किया है, जिसे 2023 में बनाने का दावा ईरान कर रहा है, जिसको ना तो इंटरसेप्ट किया जा सकता है और अगर रोक भी लिया तो फिर उसको निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है, वो अपने टारगेट को भेद कर ही रुकता है। और जब से मिसाइल का इस्तेमाल किया है, आज पूरी दुनिया के तमाम मीडिया में फतेह की चर्चा हो रही है। और क्या इसके पीछे उत्तर कोरिया है? और जो मीटिंग वहां पर हुई है, क्या वो संयोग है या कोई बड़ा प्रयोग वहां पे किया जा रहा है? आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। आपने वक्त दिया इस हालात के बीच भी, बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।